नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम की स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पिछले करीब 87 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। यह कहानी 1935 की है, लेकिन आज भी इसके कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इस कहानी का आरंभ 5 जनवरी 1935 को कंसास सिटी के एक आलीशान होटल द प्रेसिडेंट से होता है। दोपहर करीब 1 बजे एक शख्स रिसेप्शन पर आता है और चेक इन करता है। उसने अपना नाम रोनाल्ड ओवेन बताया और एड्रेस लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया का दिया। होटल स्टाफ ने उसे 10वीं मंजिल पर स्थित कमरे में ले जाकर दिखाया। वह शख्स बिना किसी सामान के आया था, सिर्फ ओवरकोट पहने हुए और जेब में हेयर ब्रश और टूथपेस्ट लेकर। थोड़ी देर बाद वह शख्स वापस नीचे आता है और फिर कमरे में लौट जाता है। उसने बताया था कि उसे एक ही रात रुकना है, लेकिन उसने 3 जनवरी और फिर 4 जनवरी को भी अपने रुकने की अवधि बढ़ा दी। 5 जनवरी की सुबह होटल स्टाफ को उसके कमरे से उसकी लाश मिली। उसके शरीर पर अनगिनत चाकुओं के निशान थे और वह बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले उसके घर वालों को सूचना देने का प्रयास किया। लेकिन जब लॉस एंजल्स की पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि ऐसा कोई एड्रेस या नाम का शख्स वहां नहीं था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इस शख्स की पहचान क्या है। पूछताछ और तफ्तीश शुरू हो गई, खास तौर पर उन होटल स्टाफ से जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। जब होटल स्टाफ से पूछताछ हुई तो अगली कहानियां सामने आईं। 3 दिनों के होटल में ठहरने की कहानी एक रहस्य बन गई। जिस शख्स का नाम रोमन ओवेन बताया गया, उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल के बीच में थी। देखने में वह लंबा चौड़ा और फिट था, मानो बॉक्सर हो। लेकिन जो लोग उसके संपर्क में आए, उन्होंने पुलिस को कुछ और ही कहानी सुनाई। इस कहानी के अनुसार जब ओवेन होटल में चेक इन करता है तो उसके बाद वह बाहर निकलता है और फिर वापस आता है। 3 जनवरी को उसे चेक आउट करना था, लेकिन उसने अपना ठहराव बढ़ा लिया। 3 जनवरी को होटल स्टाफ में से एक महिला, जिसका नाम मैरी था, रूम की सफाई के लिए जाती है। दोपहर के 12 बज रहे थे। आमतौर पर होटल के गेस्ट अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन मैरी को यह देखकर हैरानी हुई कि रूम 1046 के दरवाजे पर एक नोट लगा हुआ था। मैरी जब दरवाजे को खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है कि थोड़ी देर बाद आना। जब वह थोड़ी देर बाद वापस आती है और दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, सिर्फ एक टेबल लैंप बहुत ही धीमी रोशनी दे रहा था। ओवेन अंधेरे में बैठा हुआ था। मैरी को यह स्थिति कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने अपना काम किया। सफाई के बाद जब वह जाने लगी तो ओवेन ने उससे कहा कि दरवाजा लॉक मत करना, क्योंकि उसका एक दोस्त आने वाला है। करीब 4 घंटे बाद मैरी वापस आई। इस बार उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था। उसने मास्टर की से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। इस बार कमरे में कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर एक मैसेज लिखा हुआ था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। पुलिस को स्टाफ ने बताया कि ओवेन का व्यवहार बहुत अजीब था। अगले दिन 4 जनवरी की सुबह मैरी फिर से सफाई के लिए कमरे में जाती है। सुबह के 10:30 बज रहे थे। इस बार उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे लगा कि ओवेन जा चुका है। उसने मास्टर की से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल होती है, इस बार फिर वह हैरान रह जाती है। दरवाजा बाहर से लॉक था, लेकिन अंदर गेस्ट मौजूद था। ओवेन कमरे में ही था, लगभग नंगा और बिस्तर पर पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी हो। कमरे में अंधेरा था और अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन पर ओवेन कहता है, डॉन, आई डोंट वांट टू ईट, आई एम नॉट हंग्री। उसने यह भी कहा कि उसने पहले ही ब्रेकफास्ट का आयोजन किया था। थोड़ी देर बाद वह फिर दोहराता है, नहीं, भूख नहीं लगी है। फोन रखने के बाद ओवेन मैरी से बात करने लगता है। इस बार पहली बार उसने तमीज से बात की और उससे पूछा कि होटल में कितने कमरे हैं और वह कितने समय से यहां काम कर रही है। ओवेन ने मैरी को बताया कि वह पहले एक दूसरे होटल में ठहरा था, जो बहुत महंगा था और वहां के स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। उसने होटल और उसके स्टाफ के बारे में कई सवाल पूछे। मैरी ने सभी सवालों का फटाफट जवाब दिया और फिर वहां से निकल गई। जाते जाते ओवेन ने उससे कहा कि दरवाजा बाहर से बंद कर दे। शाम को 4 घंटे के बाद मैरी फिर से कमरे की सफाई के लिए गई। इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया
तो अंदर से ओवेन की आवाज आई, हमें तौलिए की जरूरत नहीं है। मैरी को यह अजीब लगा क्योंकि उसने सुबह ही सारे तौलिए ले लिए थे। उसने सोचा, इस गेस्ट के पास तो कोई सामान भी नहीं था। इस दौरान पुलिस को एक और जानकारी मिली। एक लड़की जो शहर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, उसी होटल में रुकी थी। उसका नाम जेनी था और वह रूम नंबर 1048 में ठहरी थी। उसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने रूम नंबर 1046 से बहुत अजीब आवाजें सुनी। दो लोग आपस में तेजी से बात कर रहे थे और एक मेल की आवाज भी सुनाई दी। और बातें लगातार हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ाई हो रही है या फिर कोई किसी को समझा रहा है। उसने कुछ और समझने की कोशिश की, लेकिन फिर सोने चली गई। एक और गवाह होटल का एक स्टाफ सदस्य था, जो किसी काम से 10वीं मंजिल पर गया था। उसने पुलिस को बताया कि उस रात उसने भी अजीब आवाजें सुनी थी। होटल में बहुत सारे गेस्ट थे, लेकिन उसने 1046 से आवाजें सुनी, जिसमें फीमेल और मेल दोनों की आवाजें शामिल थीं। पुलिस का यह बयान खत्म होने के बाद एक और बयान आता है उसी होटल के स्टाफ का। 4 जनवरी को सुबह एक वेक अप कॉल के लिए रूम नंबर 1046 से फोन आता है। लेकिन जब टेलीफोन ऑपरेटर फोन करता है तो कोई जवाब नहीं आता। रिसीवर नीचे रखा हुआ था, जिससे फोन लाइन व्यस्त थी। इस पर होटल का एक एम्प्लॉय ऊपर भेजा जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। एम्प्लॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। फिर वह वापस जाकर बताता है कि फोन नीचे रखा हुआ है। आधे घंटे बाद फिर से फोन ऑपरेटर कॉल करता है और पाता है कि फोन अभी भी रिसीवर से नीचे रखा हुआ है। अब होटल का एक सीनियर स्टाफ मास्टर की लेकर खुद कमरे में जाता है। सुबह के करीब 10:30 बजे वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। पूरे कमरे में अंधेरा था और ओवेन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने फोन उठाकर वापस रखा और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर से फोन ऑपरेटर कॉल करता है और पाता है कि फोन फिर से रिसीवर से नीचे रखा हुआ है। इस बार एक और एम्प्लॉय को भेजा जाता है। वह मास्टर की लेकर कमरे में जाता है। कमरे में अंधेरा था, उसने लाइट ऑन की और उसकी चीख निकल पड़ी। कमरे के कोने पर ओवेन घुटनों के बल पड़ा हुआ था। उसके सिर में चोट थी और दोनों हाथों में कटिफ्टी चादरें थीं। दीवार और बेडशीट खून से लथपथ थे। सारा स्टाफ ऊपर आया और आनन फानन में पुलिस को खबर की गई। पुलिस आई और ओवेन को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। एक अकेला आदमी कमरे में ठहरा हुआ था। उसका बर्ताव अजीब था, वह कमरे में अंधेरा रखता था और ऐसा लगता था कि कोई डॉन उससे बात कर रहा है। एक कमरा बाहर से लॉक होता है और वह अंदर मौजूद होता है। जो नाम उसने रजिस्टर में लिखा था और जो पता दिया वह फर्जी निकला। पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि इस केस को कैसे सुलझाएं। डॉक्टर ने बताया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उसे अनगिनत चाकू मारे गए थे, खोपड़ी टूटी हुई थी और लंग्स पंक्चर थे। इतना जख्मी कोई अपने आप को नहीं कर सकता। कमरे से कोई भी चीज नहीं मिली जो यह बताए कि मर्डर कैसे हुआ। चाकू भी नहीं मिला जिससे इतने सारे घाव हुए हों। सबसे अजीब बात यह थी कि होटल के अंदर कोई भी गेस्ट अपनी टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसी चीजें लाता है, लेकिन ओवेन के कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी। ओवेन जो अपने साथ केवल अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेकर आया था, उसे होटल स्टाफ ने देखा था। पुलिस ने तफ्तीश की और पाया कि ओवेन का असली नाम रोलैंड स्टीव ओवेट नहीं था। जब पुलिस ने मीडिया से अपील की, तो पता चला कि वह 1 जनवरी को प्रेसिडेंट होटल में चेक इन किया था, लेकिन उसने वहां अपना नाम बदलकर ठहराया था। 3 महीने तक बॉडी मोर्चरी में पड़ी रही, इस उम्मीद में कि कोई पहचानने आएगा। अचानक 3 महीने बाद एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला चर्च के काम में लगे लोगों से बात करता है और कहता है कि वह ओवेन के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देना चाहता है। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक इन्वेलप में $25 भेजे, जो उस समय काफी बड़ी रकम थी। इसके साथ एक लेटर था जिसमें अंतिम संस्कार के खर्चों का विवरण था। लेटर में लिखा था कि 13 अमेरिकन ब्यूटी रोजेज भी खरीदे। 13 अमेरिकन ब्यूटी रोजेज खरीदकर उसके ग्रेव पर रखने के निर्देश दिए गए थे। उसे दफनाया गया, लेकिन ओवेन कौन था, उसकी असलियत क्या थी, ये किसी को नहीं मालूम। सालों बाद एक महिला सामने आई और उसने दावा किया कि ओवेन उसका खोया हुआ बेटा है, जो बचपन में घर से निकल गया था।
उसने कहा कि उसने अपने बेटे की तस्वीर पहचानी थी और बताया कि उसे बाद में खबर मिली थी कि वह काहिरा में था और फिर किसी और देश में। जब पुलिस ने उस महिला की जांच की तो पता चला कि वह यूके की रहने वाली थी और उसके बेटे के बारे में दी गई जानकारी सत्यापित नहीं हो पाई। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि महिला का दावा संदिग्ध था। पुलिस के लिए ओवेन की मौत अब भी एक रहस्य बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ओवेन की मौत कई चाकू के वार से हुई थी और यह सुसाइड नहीं हो सकता था। तफ्तीश के दौरान एक अनजान कॉलर ने पुलिस को बताया कि उसने ओवेन के अंतिम संस्कार के लिए पैसे भेजे थे। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो कॉलर ने कहा कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह कौन था, लेकिन उसने कहा कि उसे उसका सिला मिला है। कॉलर ने बताया कि ओवेन एक लड़की से प्यार करता था और दूसरी से शादी करने जा रहा था। यह भी संभव था कि ओवेन का किसी गैंग या माफिया से संबंध था। होटल स्टाफ ने गवाही दी थी कि कमरे के अंदर से महिलाओं की भी आवाज आ रही थी। कमरे में मिले नोट में लिखा था कि आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। यह भी संकेत देता है कि शायद ओवेन किसी माफिया या गैंग के लिए काम करता था। 1935 में हुई इस घटना के बाद से कई थ्योरीज आईं, लेकिन पुलिस अब भी नहीं जान पाई कि ओवेन का असली नाम क्या था, वह कहां से आया था और किसने उसका कत्ल किया। आज 70 साल बाद भी रूम नंबर 1046 में हुई इस घटना की सच्चाई एक रहस्य बनी हुई है। पुलिस ने आज भी इस मामले को अनसुलझा मान रखा है। जब भी दो लोग जुड़ते हैं, एक विशेष दूत का जिक्र होता है जो शायद किसी महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हो सकता है। इस केस को सुलझाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि आगे कभी इसका सच सामने आ सकेगा। कहानी में मैं जितना समझ पाया हूं, उसे साझा करने से पहले कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मित्रों, आप सभी कल रात को फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।